नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में अव्यय के हमने इससे पहले जो पार्ट था उसमें अपन ने सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा था कि अव्यय किसे कहते हैं, किस आधार पे वाक्य में पता लगा सकते हैं कि जो अपन ने वाक्य पढ़ा है उस वाक्य में कौन सा शब्द अव्यय है, उसकी पहचान किस आधार पे कर सकते हैं, उसके बारे में अपन ने इससे पहले वाला जो वीडियो था उस वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं अव्यय के प्रकार, भेद, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के कितने उपभेद होते हैं। एक तो होता है भेद और भेदों के भी जो भेद होते हैं उनको कहते हैं उपभेद। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अव्यय के प्रकार या फिर भेद। प्रकार में अपन बात करें तो अव्यय जो है, अव्यय के 4 प्रकार होते हैं या फिर अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। चार भेद होते हैं अव्यय के, और उन चारों भेदों में जो सबसे पहला भेद आता है वो है क्रिया विशेषण अव्यय। सबसे एक अपन धीरे धीरे करके पहले फर्स्ट भेद पढ़ेंगे, उसका पहला भाग पढ़ेंगे, फिर सेकंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे, फिर फोर्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले है नंबर 1, और नंबर 1 पे आता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय कहते किसे हैं। सबसे पहले तो अपन इसी के बारे में जानेंगे कि क्रिया विशेषण जो अव्यय है तो क्रिया विशेषण अव्यय कहते किसे हैं। अब क्रिया विशेषण अव्यय की पहचान है कि वे अविकारी शब्द, अपने अगली वीडियो में देखा था अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो अविकारी शब्द का मतलब होता है कि जिसमें विकार नहीं होता, जिसमें कोई प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी। और अव्यय में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसीलिए अव्यय जो है, अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है। तो इसी आधार पर अपन देख रहे हैं सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय की जो पहचान है उसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहले कि वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता, जो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता को बताते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता को बताते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय
क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण जो अव्यय है उनको भी कितने भागों में बांटा गया है, उनको भी 4 भागों में बांटा गया है। ये तो हो गए इनके भेद, और अब जो आएंगे भेदों के भी जो भेद होते हैं उनको कहते हैं उपभेद। तो क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय के 4 उपभेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय जो है, अपन अव्यय का जो फर्स्ट भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, उसको पढ़ रहे हैं, और उसमें भी अपन ने क्रिया विशेषण जो अव्यय है पहला भेद इसका, उसके कितने उपभेद कर दिए, 4 उपभेद होते हैं। 4 उपभेद अपन ने इसके कर दिए। ठीक है, तो पहला जो उपभेद है इसका उसको पढ़ेंगे अपन। उससे पहले आप इसको एक बार नोट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे अब क्रिया विशेषण अव्यय के जो 4 उपभेद हैं उनमें पहला उपभेद कौन सा है, उसके बारे में अपन पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो क्रिया विशेषण जो अव्यय है उसका पहला जो उपभेद है, वो पहला उपभेद कौन सा है, पहला उपभेद है उसका कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। पहला कौन सा उपभेद है, उसका कौन सा उपभेद माना गया है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय पहला उपभेद है, और पहला उपभेद कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इसकी क्या पहचान है, क्या परिभाषा है, किसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कालवाचक। काल यानी क्या होता है, समय। काल यानी क्या होता है, समय। ठीक है, यहाँ पे काल लिखा हुआ है, और कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, बाकी पीछे का सेम रह जाएगा, लेकिन काल मतलब क्या होता है, समय। ठीक है, तो वे क्रिया विशेषण अव्यय जिनके माध्यम से क्रिया के होने का जो समय है उस समय को बताया जाता है, या समय संबंधी विशेषता है उसको बताया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। यानी कि किस समय पर क्रिया हो रही है उस समय का जो ज्ञान कराते हैं, जिस समय सुबह हो रही है, शाम को हो रही है, दोपहर को हो रही है, या किस समय रात में हो रही है, किस समय पर वो क्रिया की जा रही है, उस समय को बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं,
कालवाचक जो क्रिया विशेषण है वो उससे किसकी पता चलता है, किसका पता चलेगा, उससे समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि क्रिया किस समय पर हो रही है या क्रिया किस समय पर हुई है। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले वे क्रिया विशेषण विशेषण जो क्रिया के होने का समय बताते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जो क्रिया के होने का जो समय है उस समय को बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। जैसे अपन बात करें उदाहरण की, किसकी बात करें अपन? उदाहरण की। और उदाहरण में सबसे पहले राम कल जयपुर जाएगा। राम कल जयपुर जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले बात करेंगे अपन, क्या पढ़ रहे हैं? अव्यय। अव्यय का पता लगाएंगे अपन। तो अव्यय का पता लगाने के लिए अव्यय भी कौन सा, किस अव्यय का पता लगाना है अपन को? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का पता लगाना है। तो उससे पहले सबसे पहले तो अपन किसकी बात करेंगे? क्रिया की। क्रिया जो है उसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि क्रिया किस समय पर होगी? क्रिया होगी कल। कब होगी? जो आने वाला जो दिन है, आने वाला जो कल है, उस दिन क्रिया की जाएगी। उस दिन राम कहां जाएगा? जयपुर जाएगा। तो क्रिया कब होगी? कल। तो कल जो शब्द है उससे किसका पता चल रहा है? काल यानी कि समय का पता चल रहा है कि राम कब जयपुर जाएगा, राम कल जयपुर जाएगा। तो इससे समय का बोध हुआ, समय का पता चला। तो ये क्या कहलाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसके माध्यम से समय की जानकारी प्राप्त हो रही है कि क्रिया कब होगी? कल होगी। कब जाएगा राम जयपुर? कल जाएगा। ठीक है। अगला उदाहरण है मोहन सुबह से पढ़ रहा है। अगला कौन सा वाक्य है? उदाहरण जो है अपने सामने, मोहन सुबह से पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है मोहन? सुबह से, यानी कि जब से दिन निकला है उस समय से मोहन पढ़ रहा है। पढ़ रहा है ये क्या है? पढ़ना क्रिया है। और कब से पढ़ रहा है वो? सुबह से। सुबह के माध्यम से किसका पता चल रहा है? काल यानी कि समय का पता चल रहा है कि मोहन सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है। चलो एक बार इन दोनों को नोट करो, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अगला जो है अपना नंबर 2, ये पहला उपभेद हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बाद में है नंबर 2, और नंबर 2 पे जो उपभेद आएगा इसका वो है नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। फर्स्ट नंबर पे पढ़ा था अपन ने कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो किसकी जानकारी दे रहा था, क्रिया के होने का समय बता रहा था, उस समय की जानकारी दे रहा था कि क्रिया किस समय पर हो रही है। ठीक है। अब ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। वे अविकारी शब्द जिनके माध्यम से क्रिया के होने का जो स्थान है, उस स्थान के बारे में जानकारी दी जाती है, उस स्थान की विशेषता बताई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कालवाचक में समय काल यानी समय की जानकारी दी गई थी, और यहां पर स्थानवाचक में किसकी जानकारी दी जाएगी, उस स्थान की जानकारी दी जाएगी जिस स्थान पर क्रिया हो रही है। वे अविकारी शब्द जिनके माध्यम से क्रिया के होने का स्थान के बारे में जानकारी दी जाती है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। वे अविकारी शब्द जिनके माध्यम से क्रिया के होने का स्थान है, उस स्थान के बारे में जानकारी दी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी कि स्थानवाचक में स्थान के बारे में बताया जाएगा कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है। ठीक है भाई, जिस प्रकार से कालवाचक में उस काल यानी समय के बारे में बताया गया था कि क्रिया किस समय पर हो रही है या क्रिया किस समय पर होएगी, उसी प्रकार से यहां पर स्थानवाचक में स्थान के बारे में बताया जाएगा कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है, या क्रिया किस स्थान पर हुई थी, या फिर क्रिया जो है वो किस स्थान पर होगी। ठीक है, देखते हैं अपन इसके उदाहरण। सबसे पहले जैसे
यहां क्या हो रहा है। होना क्रिया हो गई। कहां पर, यहां। यहां यानी ये जो शब्द है ये क्या है, एक अव्यय है जो किसकी विशेषता, किसकी जानकारी दे रहा है, अपन को स्थान के बारे में बता रहा है। पास के लिए यहां का प्रयोग किया जाएगा और दूर के लिए वहां का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, यह स्थान के बारे में जानकारी दे रहा है कि अपने पास में जो स्थान है यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, राम राम छत के ऊपर सो रहा है। सोना क्रिया हो गई। ठीक है, कहां सो रहा है, अरे छत के ऊपर। कहां पर सो रहा है वो, छत के ऊपर। तो छत जो है उसके ऊपर सो रहा है कौन, राम सो रहा है। क्रिया कहां हो रही है, छत के ऊपर। तो यहां पर जो ऊपर शब्द है वो किसके ऊपर, छत के ऊपर। तो वो किसके बारे में जानकारी दे रहा है, छत के ऊपर, यानी कि छत के ऊपर का जो स्थान है उसके बारे में जानकारी दे रहा है। तो ऊपर जो स्थान है, ऊपर यहां पे जो शब्द आया है वो क्या है, अव्यय है। और वो किसके बारे में बता रहा है, किसके ऊपर, छत के ऊपर। ठीक है, एक बार नोट करो, फिर इसका जो अगला भाग है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये दो उपभेद हो गए। नंबर 3 जो उपभेद है वो है अपना रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 3 पे कौन सा आएगा, नंबर 3 पे आने वाला है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखो वहां पे अपन को एक में पहला था कालवाचक। कालवाचक में अपन को पता चल गया था काल यानी समय होता है, तो समय की जानकारी दे रहा था। ठीक है, दूसरा हुआ था स्थानवाचक। स्थान यानी कि जो स्थान है उसके बारे में जानकारी दे रहा था। ठीक है, यहां पे क्या है, रीति। रीति यानी होता है तरीका, कार्य को करने का जो तरीका है, उसको करने का जो ढंग है, उसकी जानकारी देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। वे अविकारी शब्द जिनके माध्यम से कार्य को करने का तरीका या ढंग के बारे में जानकारी दी जाती है उन्हें क्या कहते हैं, अपन रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। वे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने का तरीका
या ढंग की जानकारी देते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। किसकी जानकारी देते हैं? कार्य के होने का जो तरीका है, उसका जो ढंग है, उसकी जानकारी जो शब्द देते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण की अपन बात करें तो जैसे सीता धीरे धीरे चलती है। सीता धीरे धीरे चलती है, यानी कि चलना जो क्रिया है वो किस प्रकार से हो रही है? वो हो रही है धीरे धीरे, यानी कि उसका जो तरीका है वो उसको बता दिया यहाँ पे कि क्रिया हो तो रही है, लेकिन किस प्रकार से हो रही है, उसका तरीका क्या है क्रिया के होने का, उस तरीके को बताया है। किसके माध्यम से? धीरे धीरे, यानी कि क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे हो रही है। सीता कैसे चल रही है? धीरे धीरे चल रही है। इसलिए यहाँ पर जो धीरे धीरे शब्द है वो क्या हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। ठीक है। मोहन तेज दौड़ता है। मोहन तेज दौड़ता है। अरे दौड़ता तो है वह, लेकिन किस प्रकार से दौड़ता है? दौड़ना जो क्रिया है वो तो हो रही है, लेकिन किस प्रकार से हो रही है? तेज, यानी कि बहुत जल्दी दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट करो। ठीक है, अब बात करेंगे अपन नंबर 4 की। और नंबर 4 पे जो इसका उपभेद है, लास्ट अंतिम, वो है इसका परिमाण वाचक। कौन सा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 4 जो भाग है, इसको नंबर 3 को 4 करो। नंबर 4 है वो कौन सा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अपन ने परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा था, विशेषण पढ़ा था परिमाणवाचक। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? परिमाण का मतलब क्या होता है? माप तोल, जिसको नापा जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है, वो किस में आते हैं? परिमाणवाचक में आते हैं। ठीक है, तो वे क्रिया विशेषण या फिर वे अव्ययकारी शब्द, वे
अविकारी शब्द जो नाप तोल संबंधी जानकारी देते हैं परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द जो नापतोल संबंधी जानकारी देते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। किसकी जानकारी देंगे? ये नापतोल की देंगे। कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है, उसको मापा जाता है, उसको तोला जाता है। कोई वस्तु को तोला जाएगा या फिर किसी स्थान को मापा जाएगा, तो या फिर कोई कपड़ा हुआ उसको मापा जाएगा, उसकी जो जानकारी देने वाले जो शब्द हैं उनको क्या कहते हैं? अपन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे इसकी बात करें अपन उदाहरण की, जैसे वह बहुत पढ़ता है। वह बहुत पढ़ता है अनिश्चयवाचक परिमाण है। बहुत, ठीक है। वह बहुत सोता है, वह बहुत सोती है, ठीक है। तो वह बहुत पढ़ता है, ठीक है। वह बहुत पढ़ता है, बहुत यानी कि ज्यादा पढ़ता है, अधिक पढ़ता है, ठीक है। अगला जो उदाहरण है, वह कम सोता है। वह, इसमें तो बहुत, इसमें कम। वह बहुत पढ़ता है और वह कम सोता है, ठीक है। इसी के साथ में आज का अपना जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका जो सेकंड भाग है उसको लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।